नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। भारत में हिट एंड रन की बढ़ती समस्या। जी हां, अकेले 2022 की अगर हम बात करें तो देश में लगभग 67,000 हिट एंड रन मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 30,500 लोगों की मौत हुई है, जो पिछले एक दशक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन मौतों में से लगभग 18.2% मौतें सीधे ऐसे मामलों से हुई हैं जहां ड्राइवर ने मौके से भागना ही चुना है। लगभग अगर हम देखें तो 70,000 मामले जो हैं 2018 में दर्ज हुए। कोरोना के दौरान थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन 2022 में फिर तेजी से बढ़े हैं ये आंकड़े। ये संकेत देता है कि ये समस्या सिर्फ एक कोविड विशेष घटना नहीं है। नागपुर की अगर हम बात करें, नागपुर जैसे शहर में तो 45% दुर्घटनाओं में ड्राइवर्स ने मौके से भागना ही ठीक समझा। 40% केसेस अभी भी बिना समाधान के पड़े हुए हैं। दिल्ली की बात करें, 2022 में 47% सड़क मृत्यु अज्ञात वाहन की वजह से हुई है, जो पुलिस के अनुसार अधिकांश रुके नहीं बल्कि भागे गए ड्राइवरों की वजह से। गुड़गांव अगर हम देखें, 2022 से लेकर 25 अब तक के बीच में लगभग 102 मुआवजा दावे दाखिल हुए हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही पूरे हुए हैं, जबकि बाकी 98 मामले जो है पुलिस जांच में अभी भी लटके हुए हैं। अधिकारी यहां पर कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर भी 125 यहां पर पुलिस ने जो है 125 पुलिस जिलों में सभी दुर्घटनाओं को हिट एंड रन माना है, लेकिन जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है और जांच नहीं की जा रही है काफी सारे मामलों में। अब सवाल यहां पर जो हम इस शो के जरिए उठा रहे हैं कि अगर हिट एंड रन के मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और इनका जो समाधान भी नहीं निकाल पा रहा है, ड्राइवर्स पकड़े नहीं जा रहे हैं, जो मुआवजा है वो भी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं। मुख्यतः ड्राइवर आखिर क्यों भाग रहे हैं? ये सिर्फ डर ही नहीं बल्कि कई कारण इसके पीछे हैं, जैसे कि भीड़, आतंक, लिंचिंग की आशंका जिसके डर से भाग जाते हैं, पुलिस की कठोर और भ्रष्ट व्यवस्था, कोर्ट की लंबी प्रक्रिया, बिना लाइसेंस, बीमा या शराब के डर से भागना जैसे तर्क सामने आते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यदि ड्राइवर मौका छोड़कर सुरक्षित स्थान से पुलिस को सूचना दे तो उसे हिट एंड रन के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। कानूनी बदलाव या उसकी चुनौतियां अगर हम देखें तो मोटर वाहनों अधिनियम के तहत इसकी जो धारा है 161 के तहत राज्य सरकारें मृतकों को 2 लाख और गंभीर चोटिलों को लगभग 50,000 से ज्यादा का मुआवजा यहां पर देती है। 2022-23 में सिर्फ 205 दावे हुए हैं, जिनमें से केवल 95 का निपटान हुआ है। 1.8 करोड़ का भुगतान किया गया है बीएनएस की धारा 106 के तहत। अगर ड्राइवर रिपोर्ट करता है तो 5 साल की सजा, लेकिन अगर भागे तो 10 साल की जेल और 7 लाख जुर्माने का प्रावधान भी है। हालांकि विदेशी तकनीकी अगर हम उसकी बात करें, सीसीटीवी की बात करें, फॉरेंसिक जांच की बात करें, गुड्स मेंटेन कानून की जागरूकता अभी भी बेहद कम है इस पूरे मामले में। तो समाधान कैसे निकाला जा सकता है? कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे अपने अपने सुझाव भी लगातार दे रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े सवाल जो कि इस शो के जरिए हम उठा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर भी हम फ्लैश कर रहे हैं। इस चौंकाने वाले आंकड़ों से हम सबक आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं? रोड पर गाड़ी चलाना मतलब मौत को दावत देने जैसा यहाँ पर आखिर क्यों हो गया है? क्यों हम मदद करने के बजाय भागना पसंद करते हैं? ओवर स्पीडिंग की जब बात होती है तो इस पर कब लगाम लगेगी? तमाम कानून जगह पर होने की वजह के बावजूद भी कब ओवर स्पीडिंग जैसे नियमों का जो उल्लंघन हो रहा है धड़ल्ले से, इसके अगेंस्ट कुछ किया जाएगा? जो मेहमान ये तमाम सवालों के जवाब देंगे उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। राघवेंद्र कुमार है, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी यूपी और डॉक्टर रोहित बलूजा, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन और डायरेक्टर कॉलेज ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड फॉरेंसिक साइंसेज। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। विक्रम साहब, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि मामला नया नहीं है, आंकड़े भी किसी से भी छुपे हुए नहीं है। बावजूद इसके जब भी हाल ही में कोई बहुत बड़ा केस होता है तो एक बार फिर से हिट एंड रन जैसी खबरें सुर्खियां बटोर लेती हैं। चिंताजनक है जो सवाल हम उठा रहे हैं। लोग भाग क्यों जाते हैं? क्यों तमाम नियम कानून प्लेस में होने के बावजूद भी इनका उल्लंघन होता है, इनका पालन नहीं किया जा रहा है? देखिए, लोगों में सतर्कता, जागरूकता की बात यहाँ पर है ही नहीं है। बात हो रही है निपटारे की और बात हो रही है कोताही की। किस लेवल पर आप देखते हैं कोताही अब पहुंच चुकी है? जिस तरह से लंबित पड़े हैं केसेस, कब तक ये चलता रहेगा?
कविता जी, विद्वान पंडित को मेरा नमस्कार। जॉन डन ने एक कविता लिखी थी, आई रन टू डेथ एंड डेथ रन्स टू मी एज फास्ट एंड ऑल माय प्लेजर्स आर लाइक दोज ऑफ यस्टरडे। ये स्थिति चिंताजनक नहीं है कविता जी, ये भयावह है। लगभग 52,000 मौतें रोड एक्सीडेंट्स में प्रतिवर्ष हो रही हैं, लगभग 145 प्रतिदिन, और जब तक आपका शो हो जाएगा लगभग 50 मौतें हो चुकी होंगी। और इसमें जो मेन कारण मेरा लगता है कि शायद हम इससे बहुत अधिक कर सकते थे। अगर 10 में हम फिगर दें आपको, हम कर सकते थे 7 आउट ऑफ 10 बिना किसी बहुत ज्यादा व्यवस्था के, केवल एआई एनेबल्ड ड्रोन्स। हमारा जो गोल्डन आवर होता है उसमें रिस्पॉन्स, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल के ऊपर हमको वहां ले जाना जो इंजर्ड हैं। और आपने एक बड़े महत्वपूर्ण बिंदु पे कहा, जो भ्रष्टाचार और विलंब होता है उसको मद्देनजर मैं समझता हूं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके कम से कम इतनी कृपा तो हम कर लें कि इनको कंपाउंडेबल बना दें, और इनको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ साथ ये कर दें कि अवकाश के दिनों में, सैटरडे संडे और राजपत्रित अवकाश में, पहले हम लोग कर चुके हैं, इन केसेस को हम लोग टेकअप कर सकते हैं प्राथमिकता के आधार पर। तीसरी चीज ये है कि जो आपने कहा, आपने सही कहा, बीएनएस में बिल्कुल ये प्राविधान है कि अगर किसी ने अगर हिट एंड रन किया और नजदीक के थाने पे नहीं गया, सबसे नजदीक के, या सूचित नहीं किया और वहां से भाग गया, तो उसके परिणाम और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं, संगीन हो सकते हैं। अगर रुक करके मदद की और ऐसे हालात नहीं है तो वो आगे बढ़ करके जा करके वो नजदीक के थाने चौकी में सूचित कर सकता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी कहूंगा, हिट एंड रन होता है, आप समझते हैं कि इसके कारण, इस दुर्घटना के, जो आप गाड़ी में आपके पैसेंजर्स हैं या आप हैं असुरक्षित हैं, तो नजदीक के थाने पे 112 को सूचित कर दें, तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी काफी हद तक जो है आप अपनी पूरी कर लेंगे। वो चीज छुपाने की कोशिश न करें। आप कविता जी, मैं 4 पॉइंट रखता हूं। क्या पुलिस को ये फॉरेंसिक और एग्जामिनेशन के इतना समय लगता है? आज के जमाने में जब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही है, इसके अलावा आपका ये प्रिजम्पशन होता है एक्सीडेंट हो रही है उसकी फोटोग्राफी कर लें, और फोटोग्राफी के बाद इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा नहीं कि इसमें फाइनेंशियल ट्रेल वगैरह ढूंढना है, आप शैसी नंबर और ड्राइवर फोन, और अंततोगत्वा अगर आपने देखा कि क्या ड्रंकन ड्राइविंग है या सब्सटेंस एब्यूज के बाद ड्राइविंग हुई है, उसके परिणाम अलग होते हैं। इन तमाम चीजों को देख करके एक कार्यशाला अगर करें, सबको सूचित कर दें, एक चेकलिस्ट इन्वेस्टिगेशन की बना लें कि इन 18 पॉइंट्स के ऊपर आपका इन्वेस्टिगेशन पूर्ण हो सकता है, और आप 72 घंटे में, अगर आपको अपना काम आता है, प्रोफेशनल है, आप पूरा कर सकते हैं। चलिए, कई सारे मेरे ख्याल से मुख्य बिंदु आपने सामने रखे हैं और इन्हीं को एक एक करके हम चर्चा में भी लेकर आएंगे। डॉक्टर रोहित, जो भाग जाने का जो एंगल है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर्स का एक्सीडेंट कर कर भाग जाना बहुत ही आम बात है। पुलिस की पकड़ में भी नहीं आना, ये भी आम बात हो गई है। ये मंशा नहीं होती है ढूंढने की, या लापरवाही का केस है? देखिए, अगर आप सिर्फ रीजंस की बात करती हैं तो बहुत सारे ऐसे वजह हैं। खासकर आज देखिए, ड्राइवर्स अंडर एज हैं, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चला रहा है, जहां पे उसको पता है कि अगर हम पहुंचे और इन चीज़ों का अगर एविडेंस लिया गया तो और बड़ी समस्या हो सकती है। उनकी जो हमारी जो पनिशमेंट है वो काफ़ी बढ़ के हो सकती है। उसके बाद ये होता है कि चले जाइए, हमारे पेरेंट्स बचा लेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे सबको, हर चीज़ से हम इस चीज़ को निकलते हैं। फिर ये वजह होती है कि क्या ये मेरी वजह से गलती हुई थी, क्या वाकई मैंने इस चीज़ को ये किया। इतने सारे आजकल केसेस हो रहे हैं कि एक पॉटहोल आया, खड्डा था, आपने उसको खड्डे से बचाने के लिए आपने हल्का सा साइकिल पे लगाया, साइकिल वाला गिर गया, उसने आप चलिए निकल जाते हैं हम, क्योंकि ये तो हमारी भी गलती नहीं थी। तो अपने आप प्रजम्पशन लोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम एक मोटर गाड़ी के एक्सीडेंट को एक्सीडेंट समझते हैं। ये मौत को आपको एज अ मर्डर की तरह इसको आपको एनालाइज करना चाहिए। हर एक्सीडेंट जिसमें मौत होती है, सीरियस इंजरी होती है, फॉरेंसिक साइंस की मदद लेनी हमारे लिए अनिवार्य होनी चाहिए, जो आज हम नहीं लेते हैं। और तभी जो हमारा जो नया बीएनएस का 106(2) जो हमने लगाया था कि अगर आप चले जाते हैं तो आप को 10 साल की भी सज़ा हो सकती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा देखिए कि हमारा एक
बहुत पुराना एक सेक्शन है 134। वो ये कहता है कि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि किसी को हिट एंड रन हो तो आप उसको नजदीकी अस्पताल में जाएं, और अगर आपको किसी वजह से डर है कि आपके साथ कोई बुरा हो सकता है, लिंचिंग हो सकती है, तो आप जाइए उसको, लेकिन इन्फॉर्म कीजिए हॉस्पिटल को और साथ में पुलिस को कि आपकी आपके साथ ये घटना घटी। अब देखिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि हमें जब लर्नर्स लाइसेंस मिलता है तो ये हमें सेक्शन 134 आना चाहिए। लेकिन अगर आप पूछें किसी से तो किसी को भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। इसका जो इंफॉर्मेशन है उसको हमें सरकार को बार बार हर तरह से उसको प्रोपोगेट करना चाहिए कि आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। सो डर आज नहीं है किसी को। डर की कमी है, कितने लोग बिल्कुल पकड़े आपने जाते सही हैं। कहा। आपने सही कहा, जो इतना धड़ल्ले से हो रहा बिल्कुल। है और डर की ही कमी है। राघवेंद्र, क्या कहेंगे आप? हेल्पलाइन मेरे ख्याल से ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि हेल्पलाइन के नंबर्स नहीं है। जगह जगह अगर आप जाते भी हैं हाईवे पर तो हेल्पलाइन के नंबर्स जो है लिखे रहते हैं, काफी विजिबल तरीके से लिखे हुए रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिपोर्टिंग होती नहीं है। फॉरेंसिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। आई थिंक इसको लेके थोड़ी पैचीनेस है, कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि ऑफिशियल्स के पास सुविधा होगी, कुछ के पास नहीं होगी। बट हैविंग सेड दैट, जो बेसिक कामकाज आपको कर लेना चाहिए, जो बेसिक फर्स्ट स्टेप आपको लेना चाहिए राघवेंद्र, वो तो इन प्लेस है, लेकिन फिर भी डर नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए मैम, बड़ा अच्छा लगा आज इस डिबेट में आपने मुझे इनवाइट किया, और मेरे इतने बड़े सीनियर विक्रम सर, रोहित पलूजा सर, मैं कभी चीजें सुनता रहता हूँ, इनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। अब मुझे इस डिबेट में बुलाई है, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है। इस युद्ध के खिलाफ मतलब एक लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी मैं जैसे भारतीय सेना के बीच से होकर के आ रहा हूँ, पूरा वेस्टर्न कमांड, उन्होंने मात्र 26 नागरिकों की जान की कीमत क्या होती है, इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर, और पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी पूरी दुनिया ने देखा कि भारत आज कितना मजबूत है और हर चुनौतियों के लिए एक लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन अगर मैं एक दिन की बात करूं तो एक दिन में हमारे सड़कों पर 1300 हादसे हो रहे हैं, और शाम होते होते 500 चिताएं जल रही हैं। अगर एक घंटे की हम बात करें सड़कों पर जो 20 मौतें हो रही हैं, उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, अगर पूरे वर्ष की हम बात करें, लगभग अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती हैं, एक तरीके से हम 2 लाख के मौत के आंकड़े को क्रॉस कर रहे हैं। और इतनी मौत तब हुआ करती थी जो आज से 5000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से हमारी सेना जो इतनी सरहदों को सुरक्षित कर रखी है, लेकिन 1.4 बिलियन जो नागरिक हैं, आज हम सड़कों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। और जो सेना के अंदर जो सीएमपी जो कार्य कर रही है, आप उनके कैंटोनमेंट एरिया में देखिए, 0% रोड एक्सीडेंट से वहां कोई भी एक्शन होता है। एक तो 0 एक्सीडेंट पर कोई एक्शन होता भी है, त्वरित उस पर कार्रवाई होती है और पूरा फास्ट सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें हर चीज की मतलब गाइडेंस है और उस पर डिसिप्लिन वो चीजें मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ये सोच जो हमारे इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है, जो उन संस्थाओं की जिम्मेदारी है, ये चीज हम उन पे न जिम्मेदारी होकर के हमेशा आम जनता, नागरिक या सरकार, प्रशासन से पूछते हैं। जबकि अगर सड़क पर आप जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी आपके घर से, आप जो कल को जो माता पिता है अपने बच्चे को जिस प्रकार जैसे जूते चप्पल पहना रहे हैं, कोई घर से नंगे पांव नहीं जाता है, उसी तरीके से हमारी सड़कों पर ये होना चाहिए। अगर हम साइकिल भी दे रहे हैं बच्चे को तो बचपन से हेलमेट की आदत दे। यातायात नियमों की बात करें, यहाँ बोर्ड एग्जाम खत्म होता है, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ 1 घंटा सड़क पे नहीं बैठता है ताकि इस चीज के ऊपर बात करें। और आज जो जिम्मेदारियां जो देखी जाए, जितनी भी संस्थाएं हैं, यहाँ पर कोई भी कॉलेजों में दाखिला लेने के बाद जो यूथ है उनके ही पेरेंट्स स्कूटी और बाइक दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्राइम है। ना उन्होंने नियमों की जानकारियां दी, ना सड़कों के ऊपर ऐसे बात किया। क्योंकि मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो हर वर्ष ये जो 2 लाख मौत हो रही है, उनमें से 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। और मैंने भी अपने जो मित्र को खोया, जो लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि ये बातें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बलिदान है वो माँ ही दे रही है, और इस राष्ट्र को जन्म देने वाली माँ होती है। क्योंकि हर इंसान के मरने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जन्म लेने के लिए एक ही रास्ता होता है, एक माँ होती है। तो इस देश के अंदर अगर जो भी अगर हम नारी शक्ति, मातृशक्ति, हर तरह की जिम्मेदारियां और सड़कों के सदृश युद्ध की बात करें, तो हर घर की जो चाहे किसी को जागरूकता पहुंचाना जरूरी है, चाहे पीड़ित परिवार, जो अभी सर ने बताया न्याय के लिए, उसको पता ही नहीं कि उसका अधिकार क्या है। आज किसी भी ट्रॉमा सेंटर में जाइए, वहां पर जो हमारे भारत में 70% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा नहीं है, ना कोई जमा पूंजी होती है, एक फोन भी टूट जाता है तो दूसरे से उधार मांगना पड़ता है। तो ट्रामा सेंटर में जाके वो पत्नी तन के जेवर बेच रही है, कुछ भी मांग रही है, वहां से उधार मांग रही है। एक
हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा एक पैसे का मीटर चालू होता है कि वो हताश हो जाती है। अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, और 2 महीने के अगर बिल अगर देखा जाए 15, इतना बिल इतना बड़ा हो जाता है कि उसके पति की भी जिंदगी नहीं बचती है। और मैं आज भारत के लगभग 22 राज्यों में जो घूमता हूँ, पीड़ित परिवारों से भी मिलता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जब नारी शक्ति को जब खुद से अपने बच्चों की स्कूल फीस सारी जो जिम्मेदारियां हैं जब अकेले लेकर के चलना पड़ता है विदाउट पति की डेथ के बाद, तो वो हार जाती है। और आज वो मार्केट से बल्कि एक जहर की शीशी ला करके अपने ओहो और बच्चों को दे करके मौत को गले लगा रही है। तो चलिए, तो सड़कों यहाँ पर सिर्फ सिस्टम को थोड़ा सा सशक्त बनाने की जरूरत है, एम्पावर करने की जरूरत है। और ये जो बातें आप बता रहे हैं वाकई काफी पीड़ा भी देती हैं, और उस मामले में देखा जाए तो आप काफी क्रांतिकारी काम भी कर रहे हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। सीख देते हैं आप अपने बच्चों को, तो इस तरह की सीख देना भी बहुत वाजिब होता है, जरूरी भी होता है। माता पिता के धर्म के नाते मेरे ख्याल से कई करते भी होंगे। बट हैविंग सेड दैट, पुलिस और प्रशासन की कमी यहाँ पर आपको कितनी बड़ी दिखाई देती है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ड्राइवर भाग जाते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, मानसिकता किस तरह की है? देखिए, सजा का प्रावधान भी है, जुर्माने का भी प्रावधान है, उसका डर है, या जिस तरह का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से सिस्टम पर विश्वास नहीं है, यही बात सामने आती है। पिताजी, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा कि जो एनसीआर एरिया में पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि प्रत्येक एक्सीडेंट एक पुलिस के लिए एक लॉटरी का टिकट के समान है, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं कि बल्कि विश्वास न करूं। क्यों? मैं बताता हूं आपको। अब के जो बड़े बड़े केसेस होते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन इतने लचर होते हैं, और चाहे मुंबई का केस हो, चाहे पोर्शे का केस हो पुणे वाला, या दिल्ली वाले केसेस हो, एक के बाद एक सब दोषमुक्त हो रहे हैं। तो क्या हमने बिल्कुल हाथ पे हाथ रखा, हमने कमर कस ली है कि हाई प्रोफाइल केसेस में दोषमुक्त होना ही होना है? रही बात इस चीज की विविधता में, आपने ये बताया संसाधनों की ऐसी कमी नहीं है जितना हमारी इच्छा शक्ति में कमी है। और मैं इच्छा शक्ति को ये कह सकता हूं कि जहां where there is a will there is a way, and if you have that instinct in you to pursue it vigorously, वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। कम से कम हर जनपद, कम से कम जो 10 केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उनको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के आप सजा करा सकते हैं इन 30 वर्किंग डेज। हमने वो भी नहीं किया। और हर चीज कहते हैं कि साहब जजेस की कमी है, संसाधन की कमी है, लेकिन जितनी कमी है उसके अनुपात में तो आप कुछ करके दिखाइए। यहाँ 0% तो नहीं है। लेकिन और मैंने ये सुनिश्चित किया था, हाई प्रोफाइल केसेस मैं खुद मॉनिटर करूंगा। अब ड्राइवर जैसे नहीं मिल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास, सारे डिटेल आपके पास, ड्राइवर भूमिगत कैसे हो जाएगा? विशेषकर हाई प्रोफाइल केसेस में कविता जी, उसके भूमिगत क्या भागने के सारे रास्ते हैं बंद। और अगर हम चाहेंगे, क्या हमने उसकी कुर्की की अटैचमेंट किया? क्योंकि आज की तारीख में लॉ ये ताकत देता है इन्वेस्टिगेटर्स को कि उसकी कुर्की करें, अटैचमेंट करें, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करें। क्या कहीं आपने सुना हाई प्रोफाइल केसेस में कि आपने ड्राइवर की या भगोड़े ड्राइवर की या दोषी की कुर्की होते हुए? मैं उम्मीद करता हूं कि इसको गंभीरता पूर्वक लेंगे। दिखाई ये पड़ रहा है कि पोर्शे एक्सीडेंट केस पुणे में उसको पिज्जा खिलाया गया, निबंध 300 शब्दों का लिखाया गया, मां ने खून बदल दिया। अब ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अगर नहीं है तो और क्या है? ये तो हम बेहतर कर ही सकते थे। इसमें संसाधन नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत थी। और एक चीज जो बात आदरणीय राघवेंद्र जी ने कही, बड़ी विद्वतापूर्ण, उसको मैं ऐड करूंगा। अमेरिका के बड़े प्रसिद्ध चीफ ऑफ फायर सर्विसेज है न्यूयॉर्क में, उन्होंने, जैसे आपने हेलमेट की बात की राघवेंद्र जी, उन्होंने कहा कि 40 साल की नौकरी में मैंने एक भी एक्सीडेंट का केस नहीं देखा कि व्यक्ति ने सीट बेल्ट लगाई हो और उसकी मौत हो गई हो। ये अपवाद हो सकता है, लेकिन ये एक दृष्टांत है कि 40 साल में अगर उन्होंने नहीं देखा तो सीट बेल्ट की भी वही अनिवार्यता होनी चाहिए जो कि आदरणीय राघवेंद्र जी ने हेलमेट के बारे में प्रकाश डाला है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सब पर्याप्त नहीं है ना। ये अपनी सुरक्षा के लिए डॉक्टर रोहित आप कर सकते हैं, लेकिन एंड गोल तो ये नहीं है। इससे किसी हद तक बचा जा सकता है। जिस तरह के हिट एंड रन केसेस हम देख भी रहे हैं, उसमें अधिकतर जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं डॉक्टर रोहित, वो ये सारे प्रिकॉशंस ले भी रहे थे। मेरे ख्याल है जो बहुत जरूरी इस वक्त ये वजह है कि ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं और इसका समाधान क्या होना चाहिए। विक्टिम्स तो आज हमारे 1,73,000 तो गवर्नमेंट कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 2.5 लाख प्रतिवर्ष। और सबसे हमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आज हमारी बिल्कुल ही रूडिमेंट्री है।
जो सबसे लोअर एंड पे है वो हमारी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है। आज ये कहा जाता है कि 90% गाड़ी चालक की गलती है, और वो भी भारी गाड़ी चालक की गलती है। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स इतना रूडिमेंट्री है कि हमें पता ही नहीं चलता कि इसके कॉजेज क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, रिमीडियल मेजर्स हम कैसे लें। इसमें डायग्नोसिस तो होना चाहिए रोड एक्सीडेंट्स का। दूसरी चीज, जैसे विक्रम सर ने बताया, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज अगर दिल्ली में 50%, भारतीय राजधानी में 50% दुर्घटना हो जिसको मैं पता ही ना हो कि कैसा हो रहा है, तो ये अकाउंटेबिलिटी का टोटल फेलियर है। नहीं सो तो आज अकाउंटेबिलिटी पर हमारा मोटर हम व्हीकल एक्सीडेंट, तो रोहित सर अकाउंटेबिलिटी पे हम पैरा क्यों नहीं डाल सकते? वहां पर हम किसी तरह की सजा का ऐलान क्यों नहीं कर सकते? हम विक्रम सर, हम क्यों नहीं अकाउंटेबल ठहरा पा रहे हैं? जो लोग इंचार्ज होते हैं, अगर उनका ये तरीका ही लचर है और सामने दिख भी रहा है, तो हमें डर किस बात की? कविता जी, आपके स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना है, क्योंकि आपका लोकप्रिय कार्यक्रम देश विदेश में देखा जा रहा है। अगर जो हम अपना रहा उत्तरदायित्व है, पुनीत है, और ये एक्सीडेंट कोई मामूली चीज है। एक्सीडेंटल डेथ्स मर्डर के 5 गुना ज्यादा हैं। आप ये सोचिए, अगर मर्डर में एक आदमी मरता है तो उसके 5 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, और उसके ऊपर हमारी अंतर आत्मा इतनी कलुषित है, हम कोर्ट पे परस्यू नहीं करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में भागने के रास्ते छोड़ देते हैं, हम जो एक्यूज्ड है उसको पकड़ने की जो वांछित प्रयास हैं वो हम करते नहीं, और केस इतना कमजोर कर देते हैं कि पहली सुनवाई में या तो 300 शब्दों का निबंध लिखो या उसको दोषमुक्त कर देते हैं। हम मेडिकल नहीं कराते उसके शराब और सब्सटेंस अब्यूज के बारे में। हमारे दोनों पैनलिस्ट निहायत शरीफ और नेक इंसान हैं, वो ये कड़वी बातें नहीं करेंगे तो मैं ही कह देता। यहां पर पुलिस लीडरशिप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोर्ट की जिम्मेदारी है, या तो आप करेंगे या ये आईओ साहब, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रिश्वत होगी। लेकिन मैं समझता हूं कदाचित ये इस तरीके का एक ताना बाना बन चुका है, सिस्टम में इतना डीप रूटेड करप्शन आ चुका है कि शायद अब किसी का साहस नहीं है कहने का कि आप गलती पे हैं और ये आपको मैं करता हूं डिसमिस। पहले होते ही थे डिसमिस, लेकिन अब आपने ये भी नहीं सुना, जैसे आपने किसी की कुर्की नहीं सुनी होगी, आपने किसी लचर आईओ का डिसमिसल भी नहीं सुना होगा, जो कि होना चाहिए, क्योंकि ये हत्या और एक अप्राकृतिक मृत्यु के साथ ये खिलवाड़ है और उसके साथ हिस्सेदारी है हत्या में। उसके खून के छींटे उन सब पे पड़ेंगे जिन्होंने लचर विवेचना की, लचर प्रोसिक्यूशन किया और गलत निर्णय दिया। तो इसके लिए चाहिए कि अब समय आ गया है कि कम से कम अब जो लोग लचर हैं, प्रत्येक पुलिस अधीक्षक ये देखे जो सबसे लचर इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक्विटल रिपोर्ट देखे, और अगर दोष निर्धारित होता है तो उनके बारे में कठोरतम ऐतिहासिक प्रशासनिक कार्रवाई जरूर करे। कविता जी, नहीं बिल्कुल, ये बहुत ही गहरी समस्या है राघवेंद्र, और व्यवस्था लचर तो है ही, लेकिन उससे बड़ा मैसेजिंग जो जा रहा है वो ये है कि कानून प्रशासन का मजाक उड़ रहा है, वो अपना मजाक उड़वाने वाला काम कर रहे हैं। किसी का भरोसा थोड़ी रह गया अभी इसके ऊपर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मैम, विक्रम सर की बात भी बिल्कुल सही है। मेरठ की जो घटना है, आपने देखा है कि स्कूली बस जो जिम्मेदारी है बच्चों की रॉन्ग साइड से जा रही है, और एक परिवार को जो कि हजारों गाड़ियां सामने से गुजरी, किसी ने उसका बहिष्कार नहीं किया। एक गाड़ी जो कि खाटू श्याम जा रहे दर्शन के लिए, ऑन द स्पॉट 6 लोगों की मौत होना, और उस ड्राइवर के पास ऑलरेडी, मतलब जब मैंने उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड चेक की तो 19 ऑलरेडी रॉन्ग साइड के चालान थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम सड़कों पर देख रहे हैं स्कूली बस, कॉलेज बस रॉन्ग साइड में जाना, और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हमारे देश के इतने बड़े उद्योगपति साइरस मिस्त्री जी की मौत होने के बाद, जबकि आगे वाले ने जो महिला मित्र थी, डॉक्टर थी, उनकी जिंदगी बच गई, सीट एक उनको नहीं लगाने की वजह से, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, दुनिया के लिए उन्होंने सीट बेल्ट बनाया, मगर एक उनकी एक छोटी सी गलती पूरी इमारत को ध्वस्त कर दी। उसके बाद भी भारत सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है और अगले 10 से 15 दिनों तक उसका चालान भी होता है। लेकिन उसके बाद कितना दुख की बात है कि हमारी 1.4 बिलियन जनता सो जाती है। मतलब हम कोई भी इस तरीके से सड़क हादसे के न्यूज या कुछ भी चलते हैं, 10 से 15 दिन के बाद हर कोई सो जाता है, और इस चीज को जगाने वाली हमारी मीडिया ही होती है। और मीडिया, अगर देखा जाए कि हम अगर एक दिन में, कोविड में उस समय जो मौत हो रही थी, जो अभी के आंकड़े हमारे भारत के अंदर जितने भी शमशान घाट है, सड़क हादसों से जो चिताएं जल रही है, मैं तो कह रहा हूं अगर उसको एक्सप्रेसवे किनारे विस्थापित कर दीजिए तो आज हमारे भारत के अंदर हाहाकार मच जाएगी। और इतनी मौतों के बाद भी हम इसे प्राइम टाइम पे हर चीजों पर इतना बड़ा नुकसान कभी बात नहीं करते हैं। जो 2 लाख जो लोग होते हैं जो मरते हैं, ये हमारे भारत के टैक्स पेयर थे। जब भी आज हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे कौन से सिस्टम, ऐसा कौन सा जो डेवलप होगा कि जो हमारे भारत को जगा सके, जो कि आज
75 साल आजादी के बाद इस भारत को सड़क हादसों के खिलाफ जागने की जरूरत है, जबकि हमारा सिस्टम एक हाशिए पर भी है और हर कोई एक मुर्दे की तरह सोया हुआ है। सिर्फ हम शमशान घाट में जलती हुई सिर्फ लाशें लेकर के जा रहे हैं। हर पिता अपने बच्चों का जो भविष्य बना करके 18 साल से 25 साल का युवा जिस बच्चे को बचपन से हाथ पकड़ के स्कूल लेकर जाया करता था, जब उसको भारत का बड़ा होकर के उसको नेतृत्व करना है, लेकिन वो बच्चा शमशान घाट में अपने पिता के कंधे पर जा रहा है। तो ये पीड़ा हमारे सिस्टम को, हर किसी को क्यों नहीं दिखाई दे रही है? सिर्फ हम ऑपरेशन सिंदूर के समय क्यों जगते हैं? इन मौतों के प्रति हम क्यों नहीं जग रहे हैं? ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लोगों का। और जब तक हम हर सिस्टम, हर ग्राउंड पर, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि संस्थाओं को ये जिम्मेदारी नहीं देंगे जिसको व्यवस्थाएं दी गई है, अगर उनकी जवाबदेही नहीं होगी, तब तक हम एक एक घटना के ऊपर बिल्कुल कब तक सही। चर्चा करते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल, और चर्चा करना काफ़ी नहीं है, एक आंदोलन यहाँ पर लेकर आना होगा इस पूरे मामले में, क्योंकि समस्याएं हम सबको दिखाई दे रही हैं, समाधान भी हमारे पास है, समाधान का निर्वाह करने की जो दिशा है वो भी हमारे सामने है, लेकिन बावजूद उसके अगर कहीं कमी हो रही है तो कानून प्रशासन की नीयत में कमी हो रही है। और ये इसीलिए भी कमी दिखाई दे रही है क्योंकि जन आंदोलन नहीं हो रहा है। और जो आंकड़े हमें रोजाना देखने को मिल रहे हैं, अब वक्त आ गया है आंदोलन पर आने का, आंदोलन पर अड़ने का, क्योंकि पानी अब सर से उठ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, इस खास पेशकश में आपने शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार। सवाल जब उठा तो सामने आए सैकड़ों सच। सवाल ने ही तोड़ा ताकत का गुरूर।